हे लर्नर्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर। जैसे कि आपको स्क्रीन पे तो दिख ही रहा होगा, थंबनेल में आपने देख लिया है कि आज हम लोग वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के लिए वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम बताते हैं। क्योंकि फिजिक्स हमारा डील करता है नॉट ओनली मैग्नीट्यूड ऑल्सो बट ऑल्सो विथ डायरेक्शन के बारे में भी वेक्टर बहुत बात करता है। तो जहां भी डायरेक्शन का बात आएगा वहां वेक्टर क्वांटिटीज तो आएंगे ही आएंगे। तो जब वेक्टर क्वांटिटीज आएंगे तो उस चीजों के साथ हमें अच्छे से डील करना है, उस चीजों को अच्छे से समझना है। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है क्या नहीं होता है उसके विषय में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज चलिए देख लेते हैं होता क्या है। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो वेक्टर के साथ एक और स्पेशल क्वांटिटी आता है जिसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो पहले हम लिख लेते हैं। पहला है हमारा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और दूसरा होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इन चीजों को आपको ध्यान से देखना। वेक्टर क्वांटिटी लिखे, क्वांटिटीज होगा, ढेर सारे क्वांटिटी होता है, हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी या फिर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी या क्वांटिटीज होता क्या है? वैसा फिजिकल क्वांटिटी, किसके बारे में बात करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी कौन सा फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या? अब फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? जैसे कि फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मास हो गया, जितने भी क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं फिजिकली वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मास को आप मेजर कर सकते हैं, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स भी मेजर किया जा सकता है। और क्या मेजर किया जा सकता है? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन भी मेजर किया जा सकता है। और डिस्प्लेसमेंट भी मेजर किया जा सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, जितने भी सारे क्वांटिटीज हैं सारे स्केलर है, लेकिन एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी नहीं है। मास भले होगा, ठीक ना, लेकिन आपका एक्सेलरेशन नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा। सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं लेकिन स्केलर क्वांटिटीज नहीं है। अभी हम स्केलर क्वांटिटीज के बारे में भी बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब आप बेसिकली समझ जाइए, जितने भी क्वांटिटीज हैं, जितने भी जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो आपके फिजिकल क्वांटिटी हैं। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका आप सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड। इसको एकदम याद रखिएगा बढ़िया से। क्या मेजर कर सकते हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब अगर हम बात करें किसी भी चीज का मास का मतलब अगर हम बोले कि कोई भी चीज का मास है आपका 10 केजी, अब 10 केजी डायरेक्शन बताता है क्या? डायरेक्शन तो नहीं बताता है। आपका मास जो है, जो 10 केजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो तो डायरेक्शन तो नहीं बता रहा है ना। जब मास आपका डायरेक्शन नहीं बताता है तो वो क्या बताता है? वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है, वैल्यू बताता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, मतलब कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसका, उसमें क्वांटिटी कितना है, टोटल मास उसका है कितना, लेकिन वो किसी भी तरह से डायरेक्शन नहीं बताता है। जिसमें सिर्फ हमको वैल्यू पता चले, मैग्नीट्यूड पता चले, उस क्वांटिटी को या फिर क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। क्लियर है? अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, किसके बारे में बात करें? वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करें। वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास दोनों हो, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, सॉरी, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें दोनों होता है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये तो बेसिक बात था, ये तो आप क्लास 9th में भी पढ़े हैं, ये उतना बताने की जरूरत है भी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो फोर्स का बात करेंगे, एक्सेलरेशन का बात करेंगे, ठीक ना, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। वेलोसिटी का बात करेंगे, ठीक ना, और इधर मास में आ जाएगा, स्पीड हो जाएगा, ठीक ना, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक ना, ये सारे हमारे हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एकदम याद रखिएगा, ये वाला पार्ट है स्केलर क्वांटिटी, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी। जहां पे डायरेक्शन आएगा वहां पे वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी के बाद ये जो 11th में आपको पढ़ना है बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज में, आपको एक जो बहुत स्पेशल चीज पढ़ना है वो है आपका रेफरेंस फ्रेम या फिर रेफरेंस पॉइंट। इसे जानना बहुत जरूरी है। क्या होता है रेफरेंस पॉइंट या फिर रेफरेंस फ्रेम? चलिए हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें रेफरेंस फ्रेम के बारे में, ठीक है, ये
बात करेंगे हम लोग रेफरेंस फ्रेम होता क्या है, पॉइंट क्या होता है। पहले उससे पहले हमें कहानी बताते हैं, कहानी के तौर पे आपको ये चीज समझ में आएगा। पहले मान लीजिए कि कोई एक आदमी है, ठीक है, यहाँ पे हम इस आदमी को बना दे रहे हैं, ठीक है, ये आदमी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से वो देख रहा है, ठीक ना, ये यहाँ से वो देख रहा है और क्या देख रहा है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक पेड़ है, ठीक है ना, पेड़ पे कुछ देख रहा होगा, मतलब कि अगर पेड़ है तो पेड़ पे एक चींटी को देख रहा है, मान लीजिए ये यहाँ पे, यहाँ से एक चींटी को देख रहा है। क्लियर है? ध्यान से देखिए आप, ये क्या कर रहा है, ये चींटी को देख रहा है। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है उसे हम लोग पहले समझ लेते हैं। अब क्या है, ये जो देखेगा तो देखने के लिए यहां से इसका एक फ्रेम बनेगा। क्या क्या फ्रेम बनेगा पहले वो देख लीजिए। ये आंख से देख रहा है और आंख से कहां कहां तक वो देख सकता है उसके विषय में हम बता दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये क्या है, जहां से वो देख रहा है उसके आंख को ओरिजिन मानते हुए, उसके आंख को हम ओरिजिन मानते हुए हम देखिए 3 लाइन खींच दिए, 3 एक्सिस खींच दिए। एक एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए एक्स है, ये मान लीजिए वाई है और ये मान लीजिए जेड एक्सिस है। 3 एक्सिस खींच दिए। तो ये जो एक्सिस खींचने के बाद ये 3 डायमेंशनल फ्रेम बना है उसी को कहते हैं हम लोग रेफरेंस फ्रेम। कहने का मतलब ये अगर इस फ्रेम के अंदर इस चींटी को देख रहा है, आंख के पास जो इसका फ्रेम है, फ्रेम सिर्फ इतना ही नहीं है, ये नेगेटिव भी इधर जाएगा, इधर भी नेगेटिव जाएगा, मतलब इधर पीछे तो देख नहीं सकेगा, ठीक ना। तो ये जहां तक देख सकता है वो पूरा उसका रेफरेंस फ्रेम है। लेकिन बात क्या है कि वो देख किसको रहा है फिलहाल। हम जब आंख से देखते हैं, आपको हम एक बेसिक सा कहानी बताते हैं, आप जिसके बारे में आप सुने भी होंगे। कहानी ये है कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, जिसमें शिष्यों में कौन कौन थे, 5 पांडव तो थे ही, बाकी कौरव भी थे, दुर्योधन था। तो पहले गए, दुर्योधन से पूछा गया कि एक चिड़िया रख दिए थे वो पेड़ के ऊपर में और बोले कि देखो उधर तुमको क्या दिख रहा है। तो वो बोला कि हमको सब कुछ दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रहा है, आसपास जो भी है सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट युधिष्ठिर के पास गए द्रोणाचार्य जी। तो वो पूछे वहां पे कि क्या दिख रहा है आपको, तो बोले कि हमको पेड़ दिख रहा है, ठीक है, और चिड़िया दिख रहा है। अब नेक्स्ट अगला गए तो कोई बोल रहा है चिड़िया दिख रहा है, ठीक है। तो जब अर्जुन के पास गए तो वो बोले कि हमको चिड़िया का आंख दिख रहा है, क्योंकि निशाना जो लगाना था वो चिड़िया के आंख पे लगाना था, वो पहले ही बता दिए थे गुरु द्रोणाचार्य। लेकिन सबको जब देखने क्या दिख रहा है बोला गया तो उन लोग को जो दिख रहा था पूरा रेफरेंस फ्रेम को वो डिस्क्राइब कर रहे थे, कि उनका आंख का जो रेफरेंस फ्रेम है पूरे चीज को वो डिस्क्राइब करके बता रहे थे उनको दिख क्या क्या रहा है। लेकिन अर्जुन एकमात्र ऐसा था जो रेफरेंस फ्रेम पे रह के, रेफरेंस फ्रेम होने के बावजूद भी किसी एक पॉइंट को पार्टिकुलरली देख रहे थे, और किसी एक पॉइंट को देखने से उस पॉइंट का क्या हो जाएगा, वो पोजीशन वेक्टर बना दिए थे अपने आंख से, ठीक ना। आप जिस चीज को देखते हो वहां से आंख से लेकर के उस ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है, वो जो डायरेक्शन होता है, देखने का डायरेक्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक ना। तो पोजीशन वेक्टर बना दिए थे कौन, अर्जुन। अर्जुन को दिख रहा था डायरेक्टली क्या, आंख दिख रहा था, वो पॉइंट उनको दिख रहा था, और बाकी सब जो देख रहे थे वो अपना पूरा रेफरेंस फ्रेम को डिस्क्राइब कर रहे थे। लेकिन अर्जुन एकमात्र ऐसा थे जो रेफरेंस फ्रेम को डिस्क्राइब नहीं कर रहे थे, वो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहे थे। वो क्या था, वो था आपका आंख, चिड़िया का जो आंख था उसको वो डिस्क्राइब कर रहे थे। उम्मीद कर आपको बात समझ में आ रहा होगा कि रेफरेंस फ्रेम क्या है। रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है आप क्या क्या देख सकते हैं। आपका आंख ही होता है रेफरेंस पॉइंट, जिस पॉइंट को ओरिजिन मानते हैं। ये रेफरेंस फ्रेम का जो ओरिजिन है, ओरिजिन क्या है, वो ओरिजिन आपका आंख है और आंख ही आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। तो रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा उस कहानी को समझिए। कहानी क्या है, गुरु द्रोणाचार्य जो अपने शिष्यों से पूछे और कौन शिष्य फ्रेम के बारे में बताए, ठीक ना, कौन शिष्य फ्रेम के बारे में बताए। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट में लिखिए, ठीक ना। द्रोणाचार्य पूछे किससे थे, दुर्योधन से पूछे थे, 5 पांडव से पूछे थे, लेकिन सही जवाब जो पोजीशन बताए सिर्फ एक,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बाकी सबको डिस्क्राइब किए। तो सबका आप नाम लिख के कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे आपको बेसिकली समझना क्या है, रेफरेंस फ्रेम और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। पॉइंट क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट आपका आंख होता है, हम जैसे कि आपको देख रहे हैं, ठीक ना। आपका पोजीशन और मेरा पोजीशन जो है, जितना दूरी पे आप बैठे हुए हैं, ठीक ना, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा होता है पोजीशन वेक्टर, इसके बारे में हम नेक्स्ट बार में बात करेंगे। लेकिन हमारा जो आंख है वो रेफरेंस पॉइंट है, और आंख से हम जो भी चीज देख सकते हैं इस फ्रेम के अंदर, मेरा आंख का तो एक देखने का फ्रेम होगा ना, एक पार्टिकुलर दूरी तक ही देख सकते हैं। हम इस आंख से पीछे देख सकते हैं क्या? पॉसिबल तो नहीं है ना, कि पीछे मेरा क्या है क्या नहीं, वो तो हमको नहीं दिखेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस आंख से हम इधर जितना देख सकते हैं, इधर जितना देख सकते हैं, इधर कितना देखेंगे, इधर ऊपर नीचे, वो जो कंप्लीट फ्रेम बन रहा है, जिस फ्रेम को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, वही है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी भी ऑब्जर्वर के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब आपको समझ में आ गया, तो अब बात करेंगे हम लोग रेफरेंस पॉइंट के बारे में। फिर से एक बार, रेफरेंस पॉइंट आपका आंख होता है, जिस पॉइंट से आप फ्रेम बनाते हैं, देखते हैं, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद करते हैं। तो रेफरेंस फ्रेम भी आपको क्लियर हो गया, और आपको रेफरेंस पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि यहां से ये जो ऑब्जर्वर है इस पॉइंट को देख रहा है, तो वो इधर देख रहा है, तो यहां से लाइन जॉइनिंग करेंगे इस पॉइंट से लेकर के यहां तक का, और इधर एरो दे देंगे, तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर हमारा निकल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, हमारा पोजीशन वेक्टर। क्लियर है, इसको हम थोड़ा और अच्छे से बताते हैं। जब भी ओरिजिन हम बनाएंगे किसी भी तरह का, इस तरह का जो आपको दिख रहा है जो कोऑर्डिनेट है, अब कोऑर्डिनेट होता क्या है, अब कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हमारे पास किसी भी चीज का पोजीशन पता करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। अब बिना मैथमेटिक्स का ना हम लोग को समझ में नहीं आता कितना वैल्यू है, किसका जगह कहां पे है, ठीक ना। एक्यूरेट पोजीशन पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं, ठीक ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कारण जो फ्रेम बनता है, आंख का जो फ्रेम बन रहा है, अब देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फ्रेम, इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इस बात को याद रखिएगा, क्या नाम है, हम यहां लिख देते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक ना। कोऑर्डिनेट्स, सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ही नहीं होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, ठीक ना। उसके विषय में बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के कारण ही हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है हमारा, वही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जो हमारा ओरिजिन होता है, वो हमारा जो आंख है, वही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। क्लियर है, तो ओरिजिन से लेकर के अब जैसे कि एक हम डायग्राम बनाते हैं, अच्छे से देखिएगा। ये तो हम कहानी के तौर पर इतना हम आपको बता दिए, जिससे आपको रेफरेंस फ्रेम समझ में आ गया होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से एक बनाते हैं, सॉरी, ये इस तरह से बना, ये इधर बना, और ये इधर बना। ये 3 डायमेंशनल हम बना दिए, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल बन गया हमारा, देख रहे हैं आप, ठीक है। अब ये हमारा होता है क्या, ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ओ। तो इसका अगर हमको लिखना रहे तो ओरिजिन को हम लोग लिख सकते हैं 0 0 0, एक्स में भी 0, वाई में भी 0, जेड में भी 0, तो वो आपको दिख रहा है इसलिए 0 0 0 लिखे। और इसको हम लोग कौन सा एक्सिस, एक्स, और ये वाई, और ये हमारा जेड एक्सिस। ये पीछे भी इधर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये इधर भी जाएगा, लेकिन उसके विषय में उतना डिटेल में भी बात नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए ये आपका आंख है और आप यहाँ पे किसी भी चीटी को देख रहे हैं, ठीक ना, तो अगर चीटी को देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये होगा, ये आप देख रहे हैं, ये जो है, ये जो डायरेक्शन दिखाया गया है, ये आपका इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर है। उसका पोजीशन है कहाँ पे, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के से इसका पोजीशन है कहाँ पे। और हम अपने से कोई भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट बना करके, ये जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट बना करके हम कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना सकते हैं। कोई भी कोऑर्डिनेट बनाइएगा, वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही रिप्रेजेंट करेगा, वो एक फ्रेम ही है, ठीक ना। तो जब भी आप डायग्राम बनाए तो एक फ्रेम बना ले, उसके बाद ही आप पोजीशन को बताएं, अदरवाइज आप पोजीशन को कैसे बताइएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ रहे हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम पोजीशन बता रहे हैं तो ये जो ओरिजिन आपको दिख रहा है,
ओरिजिन हमेशा किसी ना किसी का आंख ही होगा, वो देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो ये इसका ऑब्जेक्ट को देख रहा है, इसका पोजीशन यहाँ पे जो आदमी है उसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर। अभी मान लिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से चलते हुए यहाँ पे चला गया, ठीक ना, यहां तक चला गया मान लीजिए, ठीक ना, चलते चलते कहाँ चला गया, वहां तक चला गया। अब यहां तक चला गया तो देख लेते हैं अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा। अब इसका पोजीशन वेक्टर थोड़ा अच्छे से बनाना होगा हमें, ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया, दिख रहा है आपको। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, अगर पहला पोजीशन इनिशियली पोजीशन क्या था, इसका पोजीशन वेक्टर ये था, अब इसका पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर ये हो गया, मतलब कि पोजीशन में चेंज आया है, एग्जैक्टली पोजीशन में कहीं ना कहीं चेंज आया है। अगर पोजीशन में चेंज आया है तो वो पोजीशन किधर से किधर बदला है जी, उस बात को समझना, पोजीशन क्या इधर से इधर नहीं बदला है, हाँ या ना बोलिए, एकदम समझ में आ रहा है कि पोजीशन आपका इधर से इधर बदला है। तो ये जो डायरेक्शन आपको बता रहा होगा, ये जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों, क्योंकि इस पोजीशन का, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर। दिखा कि वो चलते हुए इधर चला गया, मतलब कि जो आदमी यहाँ पे खड़ा था, आपको बताए थे पिछला फिगर, आप याद कीजिए, जो पिछला फिगर में हम आपको बताए थे कि यहाँ पे जो एक आदमी था, वो आदमी क्या किया कि एक चींटी को देख रहा था, ये चींटी था, वो पेड़ पे ही आगे ऊपर चढ़ता गया और यहाँ तक पहुंच गया, ठीक ना, तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आया होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो आपका डायरेक्शन दिख रहा है वो किधर से किधर गया, उसका डायरेक्शन आपको पता है, चींटी इधर से इधर गया था, तो ये वाला वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। लेकिन जिस जिस जगह पे वो चींटी को देख रहा था पहले, वो आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। उम्मीद करते हैं पोजीशन वेक्टर भी आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए डेफिनेशन लिखाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आप बुक से भी छाप सकते हैं या फिर नोट्स हम पीडीएफ आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अगर नहीं है, अगर हम डेफिनेशन कंटिन्यूसली लिखाते रहे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, आपका समझना, आपका अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझना। अगर समझ में आ गया तो सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन शुरुआत में कहां था और बाद में चींटी चल के गया कहां, तो चींटी यहां चला आया जी, तो ये आपका हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर। क्या हो जाएगा ये, फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब क्या है, कहीं ना कहीं पोजीशन में चेंज आया है, ठीक ना, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर को ही तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। तो जो चेंज आया है, यहां से यहां आया है, तो जो डायरेक्शन बता रहा है वो किसको बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बता रहा है। उम्मीद करते हैं आपको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको डायग्राम तो दिख ही रहा है, क्लियर होगा अच्छे से। जब आपको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अच्छे से समझ में आ गया है, तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक ना। अगर हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करें, क्या होता है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर ही कहेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कितने तरह के होते हैं, तो ऐसे बोलिएगा तो बहुत कोई बोलता है कोलिनियर होता है, ठीक ना, लीनियर होता है, फिर कोप्लेनर होता है, इक्वल होता है, अनइक्वल। अरे नहीं, वो फॉर्म है, वेक्टर्स का फॉर्म है। टाइप अलग, दो तरह का ही होता है वेक्टर, हमेशा याद रखिए, ठीक ना। पहला टाइप जो है आपका, जिसको हम लोग पोलर वेक्टर कहते हैं, पोलर वेक्टर का वो फॉर्म्स है, ठीक ना, जो आप कोलिनियर जानते हैं, ठीक ना। बेसिकली दो ही तरह के वेक्टर होते हैं, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टाइप्स ऑफ वेक्टर कोई भी पूछे तो दो तरह के होते हैं। पहला का नाम होता है पोलर वेक्टर, ठीक ना, क्या होता है, पोलर वेक्टर। दूसरा होता है एक्सियल वेक्टर, ठीक ना, क्या होता है, एक्सियल वेक्टर्स, एस लगा दीजिए, वेक्टर्स, ठीक ना, पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स। अगर हम इसके बारे में बात करें, पोलर वेक्टर्स होते क्या है। अब पोलर वेक्टर्स का मतलब हुआ कि जिसका ओरिजिन, इनिशियल पॉइंट कुछ ना कुछ हो, ठीक ना, कहीं से वो स्टार्ट करे और कहीं पे जाके एंड करे, इस तरह के वेक्टर को हम लोग पोलर वेक्टर्स कहते हैं। जैसे कि अभी हम डिस्प्लेसमेंट देखें, ठीक ना, ये कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ था और कहीं जाकर के एंड हो गया, तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ है, क्या ये पोलर वेक्टर नहीं है? एग्जैक्टली ये पोलर वेक्टर ही है। पोलर वेक्टर कहने का मतलब क्या होता है, हम फिर से बता देते हैं, जिसका कुछ इनिशियल पॉइंट हो और फिर बाद में जाके कुछ फाइनल पॉइंट हो, मतलब कि इनिशियली कहीं से स्टार्ट हो और कहीं पे जाकर के एंड हो जाए, इस तरह के वेक्टर को हम लोग
पोलर वेक्टर कहते हैं। ठीक ना, दो पोल्स हो, कहीं से इनिशियली स्टार्ट हो और एंड हो जाए कहीं पे। अब एक्सियल वेक्टर क्या होता है, इसका मैं एग्जांपल की अगर बात करें तो आप जानते ही डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले सकते हैं। ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लीजिए। ठीक ना, आपका वेलोसिटी वेक्टर ले लीजिए। ठीक ना, वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। ठीक ना, कहीं से स्टार्ट होगा कहीं पे जाके एंड हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर। अब क्या है, एक्सियल वेक्टर क्या होता है, यहां पे बात आएगा रोटेशन का। ठीक ना, वैसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन रोटेशन के कारण हो, जैसे कि आप टॉर्क पढ़े हैं। ठीक ना, अब टॉर्क को समझते हैं हम लोग। टॉर्क को समझने के लिए हमारे पास चाहिए एक कुछ डायरी वीरी चाहिए, तो डायरी वीरी देख लेते हैं हम लोग, हमारे पास है कि नहीं, तो क्या हम खोजते हैं। हमारे पास एक डायरी है, देख लेते हैं ये डायरी। डायरी नहीं, बेसिकली हमें गेट बनाना है। मान लीजिए कि ये आपका दरवाजा है, ये दरवाजा आपका खुला है, दिखा ना, ये दरवाजा खुला खुला कि नहीं, दिख रहा है ना, दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है, अब क्या है, ये देखिए रोटेट कर रहा है इस एक्सिस पे। ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है ना, ये इसका इस पार्टिकुलर एक्सिस को देखिए, इस पार्टिकुलर एक्सिस पे, क्लियर है ना, इस पार्टिकुलर एक्सिस पे ये वाला पार्ट क्या होता है, देखिए रोटेट हो रहा है एकदम पूरा। इधर तो मोड़ेंगे तो पूरा मुड़ जाएगा, एक पार्टिकुलर एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। अब क्या है, इस पे टॉर्क कितना लगता है उसके विषय में बात करना है। ठीक ना, तो हमारा जो इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस देखिए इधर है। ठीक ना, ये डिस्टेंस है और फोर्स लगाते, अगर इसको हमको बंद करना, दरवाजा भी खुला हुआ है, देख रहे हैं ना, दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, इसका डायरेक्शन इधर है, आपके तरफ है इसका डायरेक्शन, इसका पोजीशन वेक्टर जो है इसका इधर है। ठीक ना, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहेंगे तो इस जो दरवाजा का जो ये है, दरवाजा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर है, और हमको इसको बंद करने के लिए फोर्स इधर से लगाना होगा, तभी तो ये बंद होगा। बात समझ रहे हैं, इसको बंद करने के लिए इधर से फोर्स लगाना होगा, बात समझ रहे हैं। अब ये इसका वेक्टर है, मतलब कि डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स, फोर्स के परपेंडिकुलर में जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। और टॉर्क का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले से है, फोर्स बाद में लगाते हैं, इसीलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पहले ले लेते हैं। ठीक है, ये पहले आया। ठीक ना, और इस पे हम क्या लगाए, फोर्स लगाए, इस पे क्या लगाए, फोर्स लगाए। जब आप इस पे फोर्स लगाए तो ये बंद हो जाएगा। ठीक ना, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ और आप फोर्स लगाते थे, तो टॉर्क किधर हुआ, तो याद रखिए, ये अगर आपका डायरेक्शन है फर्स्ट वेक्टर का और रोटेट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में, तो ये जो थंब है वो आपका टॉर्क का डायरेक्शन को बता रहा है। कहने का मतलब इसका अगर वेक्टर इधर है, क्या कौन सा वेक्टर, डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट अगर इसका इधर है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट अगर इसका इधर है और फोर्स अगर इधर है, तो आपका टॉर्क ऊपर की ओर लगेगा। ये रोटेट भले कर रहा है लेकिन इसका टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर। ये और भी ज्यादा क्लियर होगा जब हम बताएंगे आपको वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक्सियल वेक्टर के लिए हमको वेक्टर प्रोडक्ट जानना बहुत जरूरी है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे तो आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आएगा अच्छे से। ठीक ना, तो उसके विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो एक्सियल वेक्टर्स में हमेशा याद रखिए, रोटेशन के कारण जो वेक्टर्स होते हैं इसका कोई इनिशियल या फाइनल पॉइंट नहीं होता है। अब दरवाजा कहां से खुल के कहां तक गया ऐसा नहीं है। ठीक ना, वहां पे तो आपका जो टॉर्क है वो तो हमेशा ऊपर ही लग रहा है ना, वो कहीं से स्टार्ट हो गया कहीं तो एंड नहीं ना हुआ है। टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा ऊपर की ओर ही रहेगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो उम्मीद करता आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि एक्सियल वेक्टर होता क्या। अगर इसका एग्जांपल के बारे में बात करें तो टॉर्क एक आप लिख सकते हैं। ठीक ना, और भी ढेर सारे होते हैं। ठीक ना, उसके बारे में बात करेंगे बाद में, जब पढ़ेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होते हैं। ठीक ना, एंगुलर एक्सेलरेशन होते हैं तो उसके विषय में बाद में बात करेंगे, अभी रहने दीजिए इसे। ठीक ना, तो एक्सियल वेक्टर आप लिख सकते हैं, इसमें टॉर्क आ जाएगा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वेक्टर। ठीक ना, पोलर वेक्टर का मतलब क्या, किसी का कोई एक इनिशियल पॉइंट हो और कोई एक फाइनल पॉइंट हो, कहीं से शुरू होकर के कहीं जाकर के एंड हो जाए। मतलब बस कहीं से स्टार्ट हुआ और कहीं जाकर के रुक जाए, तो वो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो उसका पोलर वेक्टर, उसका कौन सा पार्ट है, ये पोलर वेक्टर का पार्ट है। एक्सियल वेक्टर कहीं भी रोटेशन का बात आएगा, कोई भी चीज घूम रहा है। ठीक ना, उस समय जो वेक्टर क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, रोटेशनल फिजिकल क्वांटिटीज जो होंगे वो हमारे एक्सियल वेक्टर्स होंगे, किसी एक पार्टिकुलर एक्सिस में घूम रहे होंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। एक्सियल वेक्टर को हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कब, जब हमारा वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे
उस समय, ठीक ना। दो तरह के वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के समय इसे हम अच्छे से आपको समझा देंगे। पोलर वेक्टर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फॉर्म्स ऑफ पोलर वेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कितने तरह के पोलर वेक्टर्स होते हैं? ढेर सारा होते हैं। पहला अगर हम बात करें इक्वल वेक्टर्स के बारे में, ठीक ना। इक्वल वेक्टर्स होते क्या क्या है? बहुत सिंपल है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, एक ही डायरेक्शन में, उसको इक्वल वेक्टर कहेंगे, सिंपल है। अनइक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक ना। अनइक्वल वेक्टर का मतलब, अनइक्वल वेक्टर के बारे में, अगर वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो किसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, किसी का मैग्नीट्यूड कम होगा, लेकिन डायरेक्शन हो सकता है मे बी सेम हो, तो अनइक्वल वेक्टर्स, ठीक है। ऑपोजिट वेक्टर्स क्या हो जाएगा, ठीक ना। तीसरा में ऑपोजिट वेक्टर्स क्या हो जाएगा? अगर हम ऑपोजिट वेक्टर के बारे में बात करें तो इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं, अगर सिर्फ ऑपोजिट बोले तो डायरेक्शन जिसका ऑपोजिट हो, सिर्फ डायरेक्शन जिसका ऑपोजिट हो वो ऑपोजिट वेक्टर, ठीक ना। और नल वेक्टर के बारे में बात करेंगे हम लोग। नल वेक्टर क्या होता है जी? अगर हम नल वेक्टर के बारे में बात करें तो नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, मैग्नीट्यूड जीरो। अब ऐसा क्या है कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, वेक्टर क्वांटिटी है। कहने का मतलब कोई भी सर्कुलर पाथ में कोई आदमी चल रहा है, यहां से शुरू होकर के फिर यहीं पे आके खत्म हो गया, ठीक ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका? जीरो। जहां से शुरू किया बेचारा वहीं पे आके पहुंच गया। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर जिसका सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, लेकिन उसका डायरेक्शन तो था ना, वो तो इस सर्कुलर ट्रैक पे इधर घूम ही रहा था ना, ठीक ना। तो उसका डायरेक्शन था, जिस कारण से उसका डायरेक्शन रह गया लेकिन मैग्नीट्यूड जीरो है। उस तरह के वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर कहते हैं। नल वेक्टर आपको समझ में आ रहा है? और इसी तरह से और भी होते हैं, कोलीनियर वेक्टर्स होते हैं। कोलीनियर वेक्टर का मतलब होता है, कोलीनियर का मतलब एक ही लाइन में दो वेक्टर्स जो एक ही लाइन में हो, यहां पे भी एक वेक्टर है और यहां पे भी, एक ही लाइन में दो वेक्टर्स हो जाएं तो उस तरह को हम के वेक्टर्स को हम लोग कोलीनियर वेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कोप्लैनर वेक्टर। कोप्लैनर वेक्टर, अब जो आपका स्क्रीन दिख रहा है बाबू, जो स्क्रीन है आपका, वो आपका कोप्लैनर वेक्टर है। क्या है? जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, मतलब कि स्क्रीन वो प्लेन है हमारा। क्या है? प्लेन है। तो यहाँ पे हम ऐसे करके बना दिए एक वेक्टर, यहाँ पे ऐसे करके बना दिए वेक्टर, और यहाँ पे ऐसे करके बना दिए वेक्टर। तो ये जितने भी वेक्टर है सारे कोप्लैनर है, क्योंकि सारे वेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लेन पे। जो आपका स्क्रीन है वो स्क्रीन ही आपका क्या है? एक प्लेन है, और उस प्लेन पे जितने भी वेक्टर बनेंगे सारे क्या हो जाएंगे? कोप्लैनर वेक्टर। बेसिकली ये हमारा वेक्टर का पार्ट था। इसके बाद हम लोग वेक्टर्स का एडिशन के बारे में सीखेंगे कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं और कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं, कितने टाइप्स ऑफ वेक्टर एडिशन है, ठीक ना, उसके बारे में देखेंगे। और जो नेक्स्ट होगा उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट्स, ठीक ना। तो वेक्टर को हम लोग खत्म करेंगे। ये छोटा सा एक टॉपिक है। यहां तक के वीडियो में हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाए। हम बेसिकली, हमको समझाना था आपको रेफरेंस फ्रेम और रेफरेंस पॉइंट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो भी कमेंट कीजिए। और क्या नहीं समझ में आए, ठीक ना, पहले एक काम कीजिएगा, आप दोबारा उस वीडियो को देखिएगा, मतलब कि रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक ना। तो दोबारा आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और कहानी जो है, उस कहानी को याद रखिएगा कि कौन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बता रहा था। आप अपने आंख से, फिर से हम एक बार बता ही देते हैं, आप अपने आंख से जिस चीज को देख सकते हैं, जहां तक आप देख सकते हैं, वो जो फ्रेम बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में जो एक फ्रेम बनेगा, वो फ्रेम ही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और जहां से देख रहे, देख कौन रहा? आंख देख रहा है ना, तो आंख आपका ओरिजिन का काम करेगा, ठीक ना। और आप जहां से देख रहे हैं वहीं से ओरिजिन है आपका, तो वो आंख आपका जो हो जाएगा वो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। जो फ्रेम बन रहा है वो रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा। अब उस फ्रेम में किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आप क्या कीजिएगा? कंसंट्रेट कीजिएगा। तो आपके आंख से लेकर के इस ऑब्जेक्ट तक का डायरेक्शन को अगर हम देखेंगे तो वो डायरेक्शन आपका जो बताएगा, वो जो लाइन बताएगा, वो जो एरो बताएगा, वो एरो आपका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। अब उस पोजीशन वेक्टर का अगर पोजीशन चेंज होगा तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर। जब चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है तो क्या हो जाएगा? वहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेस किया है अपना पोजीशन को, वो डिस्प्लेस किया, वो चीज आप देख लीजिएगा। तो ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वेक्टर वाला पार्ट जो है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबसे बेसिक है। बाकी तो आप एक बार आप बुक रीड कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां तक जो भी था हम आपको बता दिए। अगर आपको यहां तक समझने में, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में अगर आपको दिक्कत हो रहा है वेक्टर्स में, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक ना। उसके बाद हम एडिशन जब स्टार्ट करेंगे तो सारा चीज धीरे धीरे
क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।